आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। ये है आवाज इंडिया टीवी। पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली की सीमा पर पंजाब, हरियाणा और कुछ दूसरे राज्यों के किसानों का प्रदर्शन निरंतर जारी है। ये किसान अध्यादेश के जरिए बनाए गए तीनों कानून, जो कृषि कानून है, नए कानून है, उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन किसानों में बीते 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसे करीब 2 दर्जन विपक्षी राजनीतिक पार्टियों और विभिन्न किसान संगठनों का समर्थन मिला था। इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच कई राउंड बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसान संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात से भी कोई रास्ता नहीं निकला। दिल्ली के बॉर्डर पर दिन रात बैठे किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार कानून के कुछ विवादास्पद हिस्सों में संशोधन के लिए तैयार है। सरकार यह भी दावा कर रही है कि नए कानूनों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। लगभग 17 दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन को लेकर ढेरों सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारे भी कुछ सवाल है कि क्या किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्यों नौबत आई किसानों पर कि इस तरह दिन रात ठंड में बैठकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं? 20 और 22 सितंबर 2020 को भारत की संसद ने कृषि संबंधी तीनों विधेयकों को पारित किया था। 27 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयकों को मंजूरी भी दे दी थी, जिसके बाद ये तीनों कानून बन गए। इस कानूनों के प्रावधानों के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कानूनों के जरिए मौजूदा एमएसपी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडियों के साथ निजी कंपनियों को भी किसानों के साथ अनुबंधीय खेती, खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण के अलावा बिक्री करने का अधिकार होगा। विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को इस बात की आशंका है कि सरकार किसानों से गेहूं और धान जैसी फसलों की खरीद को कम करते हुए बंद कर सकती है और उन्हें पूरी तरह बाजार के भरोसे पर अब रहना होगा। किसानों को इस बात की आशंका भी है कि इससे निजी कंपनियों को फायदा होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ेगी। हालांकि तीनों नए कानूनों में एमएसपी मंडियों के बंद करने या एमएसपी सिस्टम को खत्म करने की बात शामिल नहीं है, लेकिन किसानों को डर है कि इन कानूनों के जरिए निजी कंपनियों के इस बाजार में आने से यह अंत होगा ही। 2019-20 में केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा में 80,000 करोड़ रुपए के गेहूं और धान की खरीद की। इसमें से अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। निजी कंपनियों के आने से सरकार अनाज की खरीदी कम कर सकती है या बंद कर सकती है। इस आशंका के चलते पंजाब के किसानों ने इस कानून के विरोध में जून जुलाई से ही प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हरियाणा के किसान विरोध प्रदर्शन में सितंबर में शामिल हुए। पंजाब और हरियाणा में यह विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों से चल रहा था, लेकिन तब केंद्र सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि तीनों कानून का राजनीतिक विरोध भी होने लगा था। ऐसे में विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान 27-28 नवंबर को दिल्ली की सीमा तक पहुंच गए। इसके बाद सरकार ने किसान संगठनों से बातचीत शुरू की। इसके बाद पंजाब और हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों के किसान भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने शुरू हो गए। देखिए, ये 3 नए कृषि कानून क्या है। किसान जिन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं वे इस तरह से है। पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण कानून 2020। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। किसानों का कहना है कि अगर वे एएमसी की मंडियों से बाहर दर पर अपना फसल बेचते हैं तो हो सकता है कि उन्हें थोड़े समय तक फायदा हो, लेकिन बाद में एमएसपी की तरह निश्चित दर पर भुगतान की कोई गारंटी नहीं होगी। प्रदर्शन कर रहे किसानों को इस बात की आशंका भी है कि इन कानूनों के रहते हुए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि कृषि कानून एमएसपी सिस्टम और एपीएमसी मंडियों को प्रभावित नहीं करते। किसान यह भी पूछ रहे हैं कि एपीएमसी मंडियों के नहीं रहने पर आढ़तियों और कमीशन एजेंटों का क्या होगा। नए कानून के तहत अनुबंधीय खेती को मंजूरी दी गई है।
यानी अब किसान थोक विक्रेताओं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और प्राइवेट कंपनी से सीधे अनुबंध करके अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें फसल की कीमत पर बात तय करके अनुबंध किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि इस प्रावधान से किसानों को पूरा मुनाफा होगा, बिचौलियों को कोई हिस्सा नहीं देना होगा। लेकिन किसान अनुबंधीय खेती का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर किसानों की दो प्रमुख चिंताएं हैं। पहली चिंता तो यह है कि क्या ग्रामीण किसान निजी कंपनियों से अपने फसल की उचित कीमत के लिए मोलभाव करने की स्थिति में होगा, और दूसरी चिंता उन्हें आशंका है कि निजी कंपनियां गुणवत्ता के आधार पर उनसे फसल की कीमत कम कर सकते हैं, खरीद बंद कर सकते हैं। नए कानूनों की मदद से सरकार ने दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को भी आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया है। सरकार का कहना है कि इससे इन उत्पादों के भंडारण पर कोई रोक नहीं होगी। इससे निजी निवेश आएगा और कीमतें स्थिर रहेगी। दूसरी ओर किसानों का कहना है कि इन प्रावधानों से निजी कंपनियां बड़े पैमाने पर इन उत्पादों का भंडारण करने लगेगी और अपने फायदे के लिए बाजार में इन उत्पादों की आपूर्ति में कृत्रिम कमी पैदा की जाएगी। किसानों का यह भी कहना है कि जब उन्हें ऐसी कंपनियों की इच्छा के मुताबिक उत्पादन करना होगा और उन्हें कीमतें भी कम मिलेगी। देखते हैं किसानों की मांग क्या है और सरकार कहां तक मानने को तैयार है। एक बात तो तय है कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं ले रही है। किसान तीनों कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वे इन कानूनों में किसी संशोधन के लिए तैयार नहीं है। किसानों की मांग है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन तीनों कानूनों को निरस्त कर दे। किसान संघ कृषि उत्पादों की एमएसपी के कम मूल्य पर खरीद को दंडनीय अपराध के दायरे में लाने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा वे धान, गेहूं की फसल की सरकारी खरीद को सुनिश्चित करने की मांग भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को लेकर किसान नेताओं के कई वर्गों से बात कर रहा है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मामलों में निजी कंपनियों को रेगुलेट करने की व्यवस्था और फ्रेमवर्क लाने के लिए सरकार तैयार है। सरकार एमएसपी बहाल रखने और एपीएमसी मंडियों को मजबूत करने के लिए लिखित आश्वासन देने को भी तैयार है। सरकार इस बात के लिए भी तैयार है कि किसान और निजी कंपनियों में किसी विवाद का फैसला सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के जरिए ही नहीं होगा, बल्कि किसानों के सामने अदालत जाने का विकल्प भी होगा। लेकिन किसान सरकार के इन संशोधनों से संतुष्ट नहीं है। देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। विभिन्न राज्यों में स्थानिक नियमों के तहत सरकारी एजेंसी या आधिकारिक अड़तियों के जरिए किसानों से कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी का गठन किया गया है। महाराष्ट्र में ऐसी 300 कमेटियां मौजूद है, जबकि बिहार में 2006 में ऐसी कमेटियों को भंग कर दिया गया। एपीएमसी मंडियों के जरिए देश भर में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में मदद मिलती है। राज्य सरकारें इन मंडियों में होने वाली खरीद बिक्री पर टैक्स वसूलती है। मंडी में आढ़तियों और कमीशन एजेंट्स के नेटवर्क को भी आमदनी होती है। पहले कई लोग इस व्यवस्था पर ही सवाल उठाते रहे। सरकार का कहना है कि अगर परंपरागत एपीएमसी बाजार के साथ साथ निजी कंपनियों वाली वैकल्पिक व्यवस्था बनती है तो इससे किसान और उपभोक्ता दोनों को फायदा होगा। एपीएमसी की मंडियों में सेवा शुल्क के नाम पर किसानों को मामूली शुल्क चुकाना होता है। कहा जा रहा है कि निजी कंपनियां ऐसा कोई शुल्क नहीं लेगी, लेकिन किसानों को आशंका इस बात की है कि पहले निजी कंपनियां किसानों को बेहतर कीमतें और ऑफर करेगी। इसके चलते एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएगी और उसके बाद वे अपनी मनमानी करेगी और किसानों के पास तब कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने बताया, निजी क्षेत्र चाहता है कि एपीएमसी मंडियां बंद हो जाए। किसानों को भी इसका डर है। अगर एपीएमसी बंद हो जाती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए किसान एमएसपी की बात क्यों कर रहे हैं। किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था लागू हुई थी। अगर बाजार में कीमतें गिरने लगती है तो भी सरकार को कृषि उत्पाद एमएसपी पर ही खरीदनी होती है। इसमें किसानों को वित्तीय नुकसान नहीं होता है। एक कृषि उत्पाद का एमएसपी देश भर में एक समान होता है। कृषि मंत्रालय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
सीएसपी की आंकड़ों के हिसाब से एमएसपी निर्धारित करता है। मौजूदा समय में सरकार 23 फसलों की खरीद एमएसपी के हिसाब से करती है। हालांकि किसानों का कहना है कि सरकार गेहूं और धान के भंडारण के लिए बड़े पैमाने पर खरीद करती है और इन दोनों फसलों के अलावा शायद ही कोई फसल वे एमएसपी पर बेच पाते हैं, खुले बाजार में तो और भी नहीं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के चलते अब किसान एपीएमसी मंडी के बाहर खुले बाजार में अपना उत्पाद किसी भी कीमत पर बेच पाएंगे, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं। किसानों को आशंका है कि अगर एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो निजी कंपनियां किसानों को कीमतें कम करने पर मजबूर कर सकती हैं। किसानों का आरोप है कि ये कानून एमएसपी को खत्म करने की दिशा में पहला कदम है। हालांकि सरकार इससे इनकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि एमएसपी को समाप्त नहीं किया जाएगा और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी, लेकिन सरकार यह भरोसा लिखित में देने को तैयार नहीं है। सरकार क्यों लिखित में देने को तैयार नहीं है, ये अब तक नहीं पता। क्या कारण है कि सरकार इसे लिखित में नहीं दे रही है? सरकार का कहना है कि पहले के कानूनों में भी एमएसपी की बात शामिल नहीं थी, इसलिए अब इसे क्यों शामिल किया जाए। लेकिन अब यह दोनों पक्षों की बातचीत में बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। पंजाब और हरियाणा के किसान इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। अगर देश भर के आंकड़ों को देखा जाए तो सरकार एमएसपी नेटवर्क के जरिए कुल उपज का महज 10% हिस्सा ही खरीदती है, लेकिन अकेले पंजाब में कुल उपज का 90% हिस्सा एपीएमसी की मंडियों में बेचा जाता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल उपज का 90% हिस्सा एपीएमसी मंडियों में पहुंचता है। जाहिर है इन तीनों राज्यों में महज 10% उपज ही खुले बाजार में पहुंचता है। जब 1960 के दशक में भारत में अनाज संकट उत्पन्न हुआ था, तब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को अनुदानित दरों पर हाइब्रिड बीज, खाद, ट्यूबवेल के कर्ज और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी ताकि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। इसके बाद सरकार ने इन राज्यों से गेहूं और धान की खरीद करके पूरे देश में खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की थी। आज भारत जरूरत से ज्यादा अनाज का उत्पादन करता है और मौजूदा मोदी सरकार पुराने चलन को बदलना भी चाहती है। शांता कुमार कमेटी के मुताबिक देश के महज 6% किसानों को एमएसपी मिलता है और इनमें ज्यादातर किसान पंजाब, हरियाणा के हैं। केंद्र सरकार ने जून में अध्यादेश के जरिए इन विधेयकों को कानून बनाया, तभी पंजाब सरकार और पंजाब की किसान यूनियनों ने इसका विरोध किया था। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को लिखकर कहा कि पंजाब में 5 दशकों से एमएसपी मंडी की एक व्यवस्था बन चुकी है, जिसने देश को खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर भी बनाया है। हरियाणा की भी वही तस्वीर है। यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा में नए कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। जब इन किसानों की मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तब ये लोग 26-27 नवंबर को दिल्ली की सीमा पर जमा हुए। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड और वाटर कैनन के जरिए इन लोगों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद से यह मीडिया और सुर्खियों में आने लगा। इसके बाद केंद्र सरकार को इस विरोध प्रदर्शन का संज्ञान भी लेना पड़ रहा है। पंजाब और हरियाणा जैसे ही विभिन्न राज्यों के विभिन्न किसान संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन देने की घोषणा की है और वे अपने अपने राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा में इन कानूनों के पारित होने के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा और उससे संबंधित संगठन भी इन कानूनों को विरोध में किसानों का समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राजू शेट्टी, बच्चू कडू जैसे किसान नेता भी विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध स्वदेशी जागरण मंच ने नए कानूनों को किसानों के लिए लाभकारी बताया, लेकिन माना है कि इन कानूनों में सुधार की गुंजाइश अभी भी है। आरएसएस के संबंध किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ, लेकिन संगठन नए कानूनों से खुश भी नहीं है और वह इसमें सुधार करना चाहता है। विरोध प्रदर्शन में क्या कुछ हो रहा है, जरा इसे भी जानते हैं। विरोध प्रदर्शन के 13वें दिन यानी 8 दिसंबर को हजारों किसानों ने दिल्ली की सीमा, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, बदलपुर और गाजीपुर में विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा इस दिन पूरे देश में भारत बंद का आयोजन भी किया गया था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश के दूसरों हिस्सों के करीब 50 किसान संगठन विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं।
हजारों किसान टेंटों, ट्रैक्टरों और ट्रकों में बैठकर, सड़कों पर बैठकर चौबीसों घंटे प्रदर्शन कर रहे हैं। इन किसानों को स्थानीय लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। किसानों का दावा है कि वे 6 महीने की तैयारी के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। भारत बंद का असर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और कर्नाटक में देखने को मिला था, जबकि पंजाब और हरियाणा में भारत बंद के दौरान जनजीवन ठप पड़ गया था। इस विरोध प्रदर्शन को 2 दर्जन राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल हुआ था। प्रदर्शन करने वाले कुछ किसान नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसके बाद किसान नेताओं ने 12 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच देश भर में संघर्ष तेज करने का फैसला कर लिया। इस किसान प्रदर्शन पर पूरा देश और दुनिया क्या कहती है, ये भी देख लेते हैं। किसानों के प्रदर्शन पर राजनीतिक दलों, बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा के स्टार, खेल की दुनिया के सितारों ने चिंताएं व्यक्त की है। ट्विटर पर दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग को हमने सबने देखा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नए कानूनों को अडानी अंबानी कानून कहते हुए विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया है। पंजाब और हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों ने किसानों का साथ देने की घोषणा की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण सम्मान लौटाने की घोषणा की है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री एमएस ढींडसा ने पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया है। ओलंपिक पदकता बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कहा कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो वो अपना खेल रत्न पुरस्कार लौटा देंगे। पंजाब के कई ओलंपियन और नेशनल चैंपियन विरोध प्रदर्शन में किसानों के साथ खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसानों के समर्थन में बयान दिया है। इसका असर भारत कनाडा कूटनीतिक संबंधों पर भी दिखा है। भारत ने कनाडा उच्चायुक्त को तलब कर अपना विरोध जताया। ब्रिटेन में कई सांसदों ने किसानों के प्रदर्शनों को लेकर चिंताएं व्यक्त की है। न्यूयॉर्क टाइम और गार्डियन जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशन समूहों ने किसानों के प्रदर्शन पर आलेख प्रकाशित किया है। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या सरकार और किसानों के बीच सुलह हो सकती है? सरकार और किसानों के बीच सुलह का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर भी विचार करते हैं। एक ऐसा सवाल है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से वो वीडियो भी साझा किया जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद केंद्र सरकार किसान संगठनों के रुख में बदलाव नहीं ला पा रही है। फिरती किसान संघ के नेता राजवीर सिंह ने कहा है कि किसान संगठन अपनी बात पर डटे हुए हैं। कितना लंबा चल सकता है ये किसान और सरकार का संघर्ष? भारत सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी दोनों पक्ष अपने रुख में बदलाव के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सरकार ने अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वह तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग स्वीकार करेगी। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर यह संघर्ष कब तक चलता रहेगा, क्योंकि गिरते तापमान और कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रदर्शनकारियों के लिए आगे के दिन बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। फिरती किसान संघ के नेता राजविंदर सिंह ने इन कानूनों को कोरोना से खतरनाक करार देते हुए प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा किसान संगठनों के बीच किसी तरह से बीच का रास्ता निकालने की बात नहीं हो रही है और हमें मौसम की परवाह बिल्कुल नहीं है। जहां तक रही कोरोना की बात, तो ये कानून कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। हम कोरोना को झेल सकते हैं लेकिन इस कानून को नहीं झेल सकते और इसे निरस्त करने के लिए लड़ाई निरंतर जारी रखनी होगी। सभी एकमत है और सभी एकजुट भी है। वही सियासी हलकों में ये बात भी हो रही है कि अब किसान संगठनों का रुख नरम पड़ता दिख रहा है। इस पर राजेंद्र सिंह ने कहा, इस तरह की खबरें निराधार है। हम अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। हम सभी अखिल भारतीय संगठनों ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव को एकमत से खारिज कर दिया है। हमारी मांगे अभी भी यही है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी को कानूनी अधिकारी बनाया जाए। हमारी यही मांगे हैं और सभी संगठन इन मांगों पर कायम है। हम अब संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर तेज करने जा रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार क्या कहती है? किसान संगठन इन कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार का दर्जा देने की मांग कर रही है। पिछले कुछ दिनों में एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग ज़्यादा लोकप्रिय हो चली है, लेकिन सरकार इन मांगों को मानने के लिए भी तैयार नहीं दिख रही। हालांकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने
बीते गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों के मन में एक शंका एमएसपी को लेकर है, आने वाले समय में इसका क्या होगा। लेकिन किसानों को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ा है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है। एमएसपी से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च सके, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगी। एमएसपी के मामले में अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने के लिए भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं और किसानों को भी दे सकते हैं, किसान संगठनों को भी दे सकते हैं। तोमर ने कहा कि एमएसपी की खरीद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान संगठन या राज्य सरकारें इस बारे में केंद्र सरकार से लिखित में आश्वासन ले सकती हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने के मुद्दे पर उन्होंने बात नहीं की। ऐसे में जब किसान संगठनों के नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री तोमर के अंदाज में कागज और नियमों का जिक्र करते हुए अपनी मांगों को, मुद्दों को जायज ठहराया। पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है किसानों के साथ और ये देश भविष्य में भी जानेगा कि किसानी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि किसान मेहनत करता है तब हम 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, क्योंकि रोटी डाउनलोड नहीं की जा सकती। देश को कितना भी डिजिटल करे फिर भी खेती डिजिटल नहीं हो सकती, वहाँ श्रम करना होता है और किसान दिन रात श्रम करते हैं और कुछ मांगे अगर किसान मांग रहे हैं तो सरकार उन्हें क्यों नहीं देती? क्यों सरकार उन्हें आतंकवादी, नक्सलवादी या फिर खालिस्तानी घोषित करने के पीछे लगी है? सरकारों को अपने गिरबानों में झांकना होगा, किसानों के बारे में सोचना होगा, नहीं तो यह आंदोलन आगे चलकर बड़ा होगा और हो सकता है कि यह आंदोलन सत्ता को भी पलट दे। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।